10 బీజేపీ పాలనలో కార్పొరేటర్లకు తప్ప అన్ని వర్గాలకు అన్యాయమే జరిగిందని, మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే బడుగు బలహీన వర్గాల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని వక్తలు పేర్కొన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని సెంట్రల్ గార్డెన్స్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుందామనే అంశంపై పబ్లిక్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్, తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ అజ్మతుల్లా, తెలంగాణ అకాడమీ చైర్మన్ తహీర్ బిన్ హుస్సేన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తామంటుందని, రాజ్యాంగాన్ని మార్చివేస్తామంటుందని వక్తలు పేర్కొన్నారు. అదే జరిగితే బడుగు బలహీన వర్గాల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారుతుందని అన్నారు. భారతదేశంలో హిందూ ముస్లింలంతా ఐక్యంగా కలిసిమెలిసి ఉంటే విభజించి పాలించే విధంగా బీజేపీ వ్యవహారం ఉందని అన్నారు. మతతత్వ రాజకీయమే బీజేపీ నైజమని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని పిలుపునిచ్చారు. ఈ లోక్సభ ఎన్నికలు చారిత్రాత్మకమైనవని, అందరూ ఆలోచన చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని కోరారు. పేదింటి ఆడబిడ్డ ఆత్రం సుగుణను బంపర్ మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ చైర్మన్ అడ్డిపోచారెడ్డి, మాజీ చైర్మన్ పొడుపు దామోదరెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు గుడిపల్లి నాగేష్, ఇతర నాయకులు, మైనార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. पार्टी को यहाँ पर फिर से एक बार जिंदा लोग, पसमानदा लोग, दलित लोग, मुसलमान, ईसाई, आज गरीब और भी ज्यादा गरीब हो गया और अमीर के पास इतनी दौलत जमा हो गई जितनी की दौलत हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास। मोदी गवर्नमेंट एयरपोर्ट बेच रही है, पोर्ट बेच रही है। साल में कांग्रेस ने बनाने का काम किया था। आज मोदी हुकूमत उस बीजेपी के जो ये कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, इन लोगों की सोच एक दूसरे से मिलकर पुरअमन तरीके से उनको इंसाफ मिले इस मुल्क में, और अगर ऐसा तो मुल्क कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो लोगों को इंसाफ ना मिले जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, और साथ ही साथ अलमाज साहब का, नूर खान साहब का हम इस्तेमाल करते हैं। जुनेद साहब स्टेज पे तशरीफ लाए, जॉन्टी साहब स्टेज पे तशरीफ लाइए। आप आज जनाब अहमदुल्ला हुसैनी साहब जो हम लोगों के दरमियान में मौजूद है, एक लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पर आए हैं, आप लोगों से मुखातिब होंगे बस थोड़े ही वक्त में। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की ही खास अदा है, उस खौफ का हाकिम में फकत उसकी सजा है। इसी के साथ हम जनाब अलमाज साहब से दरख्वास्त करते हैं, हम जनाब कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हम तमाम लोगों से मुखातिब हो गए। तालियों के साथ कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब का इस्तेमाल करिए। जनाब अजमतुल्ला हुसैन साहब की शालपोशी करेंगे। जनाब अदीबुल्लाह साहब, अब्दुल्ला हुसैन साहब, कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब की शालपोशी करते हुए जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जनाब बाबा अहमदुल्ला हुसैन साहब की शालपोशी करेंगे। नबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अलमाज साहब की शालपोशी की जाए। अलमाज साहब की शालपोशी नगे साहब करेंगे। जनाब सैयद शाहिद अली साहब सीनियर लीडर अहमदुल्ला हुसैन साहब की शालपोशी करेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। जॉन्टी साहब, अहमदुल्ला हुसैन साहब और कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब की शालपोशी करेंगे। जफर अहमद तोसला अहमदुल्ला हुसैन साहब की शालपोशी करेंगे। आज हमें बेहद खुशी है और
कुल मसरत के साथ हम ये जनाब अब्दुल्ला साहब का थोड़ा यहाँ पर मौजूद हम जनाब हमारे जुनैद साहब माइनॉरिटी चेयरमैन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट निर्मल डिस्ट्रिक्ट, उनकी शालपोशी जनाब नूर खान साहब करेंगे। अजीज साहब अहमदुल्लाह फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। जनाब कलीम साहब साबिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी लीग बुके देते हुए अहमदुल्लाह हुसैनी साहब को, जफर अहमद साहब काउंसलर वार्ड नंबर 35 अहमदुल्लाह हुसैनी साहब की शालपोशी करते हुए, जनाब कलीम साहब, जनाब सैयद शाहिद अली साहब स्टेज पर मौजूद हैं। अपने अपने विशिष्टों पे बैठ जाए। बस कुछ ही वक्त में जनाब अहमदुल्लाह हुसैनी साहब आप तमाम लोगों से मुखातिब हो जाएंगे। इचड़े से तशरीफ लाए हमारे मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम नायक साहब का और हमारे हैदराबाद के आप अपना कीमती वक्त में से डैश पे तशरीफ फरमा। हमारे लिए तो हम एमएलए ही बोल सकते हैं। अभी जैसा बता रहे थे कि पिछले 20 साल में सबसे हाईएस्ट वोट लिए और हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब खुद बोले हैं कि मेरे लिए यही एमएलए है, तो हमारे लिए भी यही एमएलए है। साहब डीसीसी बैंक चेयरमैन आदि बोध रेड्डी साहब डीसीसी बैंक के जो यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट के लॉन्गेस्ट चेयरमैन थे, दामन्ना साहब सिटी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, मेरे पुराने साथी मेघेश साहब, और इस प्रोग्राम को इंटरेस्ट से एक माइनॉरिटीज का दिली जज्बा रखने वाले मेरे छोटे भाई खालिद जानकी साहब, सोशल मीडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर और यूथ कांग्रेस के लोकसभा के इंचार्ज अलमास साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी इंचार्ज जुनैद साहब, पीसीसी सेक्रेटरी ताहिर सादी साहब, इस पर तशरीफ फरमा सभी तमाम लोकल के सीनियर लीडर्स, काउंसलर्स और बैच के सामने तशरीफ फरमा तमाम सीनियर लीडर्स, बुजुर्गों, दोस्तों और यहाँ पर मौजूद मेरी माँ बहनों, तमाम लोगों को इस जलसे में आने के लिए बहुत बहुत आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा और मुझे इस जलसे के लिए मुझे यहाँ पर मदद किया। मुझे पता ही नहीं है कि हमारे भाई श्रीनिवास रेड्डी जी इतना अच्छा उर्दू और हिंदी में बात करते, वरना मैं आता ही नहीं था यहाँ पर। तो जो कहना रही है, मैं सोचा कि हिंदी तेलुगु में ज़्यादा कम और इंग्लिश में ज़्यादा बात करते समझा मैं, तो लेकिन अच्छी उर्दू है ये हम सबके लिए, क्योंकि जिस तरीके से उर्दू का खात्मा हो रहा, लेकिन आज भी ऐसे लोग नौजवान लोग हैं जो उर्दू और हिंदी में बात कर रहे हैं, हमारे सबके लिए अच्छी बात है। तो साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपका वक्त तो ज़्यादा नहीं लूँगा। आप तमाम लोग जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बस आपको चंद इलेक्शंस के ताल्लुक से और आज के हालात के मौजूदा हालात के ताल्लुक से आपको कुछ आगाह करवाऊंगा और आपकी आने वाले 3-4 दिनों में क्या जिम्मेदारी है उस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी मैं नज़र डालूंगा। बुजुर्गों, दोस्तों और माँ बहनों, ये इलेक्शन हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इस बार 2024 का इलेक्शन 1880 के दशक में हिंदुस्तान आज़ादी की बुनियाद रखी गई थी। उस टाइम पर हमारे अकाबरीन ने, उलमाए किराम ने अपने कुर्बानियों से, अपने जानों की कुर्बानियों से, अपने माल की कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ादी के लिए बुनियाद रखी थी। उसके बाद 1947 में तमाम मुल्क के लोगों की ना जात ना पात, हर लोगों की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से 1947 में इस मुल्क को आज़ादी हुई। उसके बाद
75-80 साल के बाद, मुल्क आजाद होकर 75-80 साल के बाद आज फिर हम तो आजादी 80 साल पहले हम आजादी मुल्क को दिलवाए हैं, लेकिन आज 2024 में अफसोस की बात है, आजादी को बचाने के लिए लड़ने की जरूरत पड़ रही है। आज 1947 में आजाद दिलाने के लिए लड़ाई लड़े थे और आज उन्हीं के जो वारिसे हैं, जो फिरका परस्त जहनियत के लोग जिस तरीके से इस मुल्क में अपने पांव फैला रहे हैं, उनको इस मुल्क से बचाने के लिए फिर वापस एक लड़ाई लड़ने की आज जरूरत है। उस दौर में हमारे आबा अजदाद, हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आज हम उस मुल्क आज़ादी को बचाने के लिए तो वक्त का बहुत अहम तकाजा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज मुल्क में मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, जबान के नाम पर, खाने के नाम पर, रियासत के नाम पर, इलाके के नाम पर बांट कर यहाँ पर आज इख्तिदार पे लोग बैठे हैं, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। आप लोग सब लोग साहिब समझ हैं, शुरू से मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला बहुत सेंसिटिव रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आरएसएस का जो गढ़ है आपके बिल्कुल बगल में है यहाँ पर, उसके असरात शुरू से यहाँ पर हम देखने को हमको मिले हैं। इसलिए ये आदिलाबाद शुरू से उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए अपने आप को एक गढ़ के ऐसा वो लोग अपने आप को तस्वुर करते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। साथियों, आज फिरका परस्त ताकतें मुल्क में पिछले 10 साल से जो बर्बरियत किए हैं, जिस पिछले 10 साल से जो उनका काम रहा, आप एक बार उनको देखिए। यहाँ पर दस्तूर हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो दस्तूर हमको दिया है, दस्तूर में हमको खाने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, अपने शरीयत पर चलने की आज़ादी के होने के बावजूद भी हुकूमत से हमको परमिशन लेना पड़ता है, हुकूमत से हमको रुकावटें आते हैं। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो आज हम यकीनन इस मुल्क के हक लेते हैं। हम बादशाह तो नहीं है, लेकिन हम बादशाह का मौका पर रखते हैं, लेकिन हम अपने उस वोट की अहमियत को हम उसको खो चुके हैं, उसकी अहमियत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस चीज को आज हमको समझने की जरूरत है। हम वोटर लिस्ट में अपने जो वोट होते हैं उसको देखते हैं, उसको खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने हजार वोट है, हमारे इतने हजार वोट है, बस उसी में खुश होते हैं। लेकिन जब पोलिंग होती है तो 30%, 40%, 50%, इसलिए हम इस चीज के जिम्मेदार हैं कि हम अपने वोट की अहमियत को खो चुके हैं। और बीजेपी यही चाह रही है कि मुसलमान इस मुल्क का अकलियत अपने वोट की अहमियत को खो चुके, क्योंकि अभी श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे बीच में, एक्स एमएलसी हमारे बीच में, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो ये चीज को समझने की जरूरत है कि बीजेपी अगर हमारे कुछ आलसी पने से, हमारे कुछ कोताहियों से जो पिछले दिसंबर में हमने यहाँ पर दिखाई है, आदिलाबाद के शहर में हमने दिखाई है, उसका खामियाना आज हम भुगत रहे हैं, आप सबके नजर है। इसलिए पूरे तेलंगाना में 8 अगर बीजेपी के एमएलए जीते हैं तो 4 बीजेपी के एमएलए आदिलाबाद पार्लियामेंट में है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की जरूरत है। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था, अब तक आजादी से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हैं, वो इलेक्शन किसी न किसी को इक़्तिदार के गद्दी में बिठाने के लिए इलेक्शन हुआ होगा, या किसी न किसी पार्टी को इक़्तिदार पे लाने के लिए इलेक्शन हुआ था। लेकिन ये इलेक्शन किसी को इक़्तिदार पे बिठाने के लिए, किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नहीं, ये इलेक्शन इस मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन हमको करने की जरूरत है। अगर ये इलेक्शन में फिरका परस्त तंजीमें, फिरका परस्त ताकतें अगर वापस इक़्तिदार को आते हैं तो मुल्क में सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, मुल्क में गंगा जमुना तहजीब नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। भाई को भाई से लड़ाया जाएगा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाएगा, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाया जाएगा, एक शहर को दूसरे शहर से लड़ाया जाएगा, एक रियासत को दूसरे रियासत से लड़ाई जाएगी, एक जबान से बात करने वाले को दूसरे जबान के बात करने वालों से लड़ाया जाएगा और अपने इक़्तिदार पे अपने रोटियां सेकेंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, मुत्तहद होने की जिम्मेदारी है। अगर इस बार
अगर हमसे कोताही होती है, इस बार हमसे गफलत होती है, तो अगर वापस वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो ना तो अक़लियत इस मुल्क के ना हमारे एसटी भाई सेफ रहेंगे ना एससी भाई सेफ रहेंगे, क्योंकि उनका यही मंशा है कि इस मुल्क में एससीओ को, इस मुल्क के ट्राइबल्स को और इस मुल्क में अक़लियतों को वोट से महरूम किया जाए, उनको इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शायरी बनाए रखे, ये उनका मंशा है। इसलिए आज हमको जिम्मेदारी है न सिर्फ मुसलमानों के अक़लियतों के घरों में जाए, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को हमारे साथ रख के उनमें अवेयरनेस लेकर के उनको बताएं, अगर वापस 2024 में हमसे अगर गफलत होती है, हमसे कोताही होती है, तो यकीनन इस मुल्क में फर्का परस्ती फिर वापस आएगी और इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आजादी कायम नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पर तानाशाही आएगी। आपको मजहबी आजादी आपके साथ छीन ली जाएगी, आपकी शरई आजादी आपके साथ छीन ली जाएगी, आपको रोजगार में कहीं पर मौके नहीं रहेंगे, आपको समाज में आपको दूसरे दर्जे का शहरी के तौर पर देखा जाएगा। आप कहीं पर जाएंगे तो उनके परमिशन से जाना पड़ेगा, कहीं पर खाएंगे तो उनके परमिशन से खाना पड़ेगा। ये चीज को समझने की जरूरत है। ये जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी दिलाई, ये इलेक्शन उस बुजुर्गों की, उस हमारे आबाओ अजदाद की विरासत को बचाने का इलेक्शन है। ये लात मारना गधों का काम है, हुक्मरानी करना बादशाहों का काम है। तो आपको डिसाइड करना है कि बादशाहों को हुक्मरानी पे बिठाना है कि जो लात मारने वालों को हुक्मरानी पे बिठाना है, तो आपको डिसाइड करना है। इसलिए मेरे खास तौर पर यहाँ पे मेरे माँ बहनें बैठे हैं, आपसे अदबन गुजारिश है, क्योंकि आप लोग अवेयरनेस लेके आइए, आप लोग अपने बच्चों को, अपने घर में माँ बाप को, अपने शोहरों को, अपने बेटों को ये बात को समझाइए कि ये इलेक्शन तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। और एक भी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये इलेक्शन में वोट डालना, इस बार के चुनाव में वोट डालना इबादत से कम नहीं है, क्योंकि ये वोट आने वाले दिनों में हमारे मसाजिदों को बचाने का जामिन है, अपने मदरसों को बचाने का जामिन है, अपने दीन को बचाने का जामिन ये इलेक्शन होने वाला है। इसलिए ये वोट हमारे एक बहुत अहमियत है। अपने आपसी कोई भी चीज आपस में भेदभाव हो, आपस में किसी का इख्तलाफ हो, कैंडिडेट आपको पसंद हो या पसंद ना हो, आपको कैंडिडेट कुछ दे रहा हो या ना दे रहा हो, भूखे पेट हो, कुछ भी हो, 7 बजे हम लाइन में ठहरेंगे, कैंडिडेट को नहीं देखेंगे कौन कैंडिडेट है। सिर्फ इस बार मुल्क से फर्का परस्ती को हटाना ही हमारा मकसद है, सेकुलर फोर्सेस को वापस इख्तिदार पर लाना ही हमारा मकसद है। इसी को समझ के हम कैंडिडेट को नहीं देखेंगे। कैंडिडेट जो हमारा पार्टी के सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसका सिंबल ही हमारे लिए कैंडिडेट है। चाहे कोई भी हो, हमारे पास आओ मत आओ, मिलो मत मिलो, किसी को पैसा दो मत दो, ये इलेक्शन हमारे आने वाले नस्लों की बचाने का इलेक्शन है। इसलिए आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे दोस्त परसों यहाँ से कॉन्टेक्ट किए श्रीनिवास रेड्डी साहब, आड़े भोज रेड्डी साहब, दामन्ना, नागेश और बहुत से लोग, मेरे बड़े भाई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आपको पूरा बताया। कल का इलेक्शन एक कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, ये देश के अंदर इतना बड़ा डेंजर इलेक्शन पहला टाइम होने जा रहा है। आज हम लोग संविधान को बचाना है, अंबेडकर जो लिखे तो संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। भाई संविधान नहीं बचाना है तो बीजेपी पार्टी को वोट दो। नाथराम घाट के बीच में जो गांधी जी को मारे गया, नाथराम घाट के बीच में अंबेडकर के फिलॉसफी से चल रहा तो इलेक्शन है। अब के बार 400 पार, अब के बार उनका 400 पार हो गए तो आपके ईदगाह नहीं रहते, आपके मस्जिदा नहीं रहते, इंडिया के अंदर मुसलमान का वोट कट हो जाता है। फिर बोलते हैं तुम सेकंड जनरेशन के लोग हैं, तुम्हारे को वोट हक नहीं मिलेगा बोल के आपको पार्लियामेंट में बताते हैं। इसके लिए मैं तुम्हारा भाई के वैसा मैं बात कर रहा हूँ।
अब के बार नरेंद्र मोदी सदन के बाहर बोलना है। 13 तारीख को आप उठो, फजर का नमाज पढ़ो, नमाज करके बोलो, अब के बार नरेंद्र मोदी सदन के बाहर, अब के बार नहीं है 413 पार, अब के बाद कांग्रेस की सरकार 13 तारीख को हम उसका चाय का केटली खींच लेंगे। 19 तारीख 9 तारीख को हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसकी कुर्सी खींच लेंगे। ये कुर्सी खींचने के लिए, ये केटली खींचने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको बुलेट से पावरफुल बैलेट दिया, आजादी को एक ही बैलेट, आबादी को एक ही वोट, वोट बेचने वाले की एक ही वोट, पंक्चर करते वाले की एक ही वोट, लारी ड्राइवर को भी एक ही वोट, गरीब रामलू नायक को भी एक ही वोट। ये वोट से हम उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। 10 साल हम तेलंगाना के लिए लड़े। तेलंगाना है तो हमारा बच्चों को 12% मिलता, सुबह में नारी, दोपहर में तारी, शाम में बिरयानी मिलती। नारी नहीं मिली, तारी नहीं मिली, बिरयानी नहीं मिली, मिली तो मिली केसीआर के खानदान को मिली, जिसके लिए मेरे बड़े भाई आपसे बोले कि 13 तारीख संविधान बचाना है, 13 तारीख मुल्क को बचाना है, 13 तारीख अम्बेडकर लिखे तो संविधान को बचाना है, 13 तारीख सेक्युलर को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना। भाई 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया? मैं बोला रे बेगम, 70 साल में बहुत कुछ किया। नेहरू साहब के राज्य में दूध मिला तो इंदिरा गांधी के राज्य में घी, नरेंद्र मोदी के राज्य में चाय मिली तो फूक फूक कर पी। इतना झूठा प्रधानी, इतना झूठा वजीर आजम, इतने झूठे एमपी, इतने झूठे एमएलए इधर भी नहीं देंगे 70 साल में, जिसके लिए इसको हम लोग नहीं भगाना है, जिसके लिए आपको एक वोट दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। संविधान बचाना है, सेक्युलर बचाना है, 12% रिजर्वेशन होना है, बीएसएल के वैसे फैक्ट्री आना है, तो अपन कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। जय हिंद, जय भीम, जय जवान। आदिलाबाद की आवाम को आदाब, जय भीम, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना शॉर्ट नोटिस में आप ये मीटिंग को आप आए। जनाब अजमतुल्ला हुसैनी साहब और जनाब हाफिज पीर साबिर साहब, सबको जो मंच पर बैठे, हमारा डीसीसीबी सेंट्रल बैंक चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी साहब और कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक चेयरमैन फॉर 13 इयर्स श्री मुड़पू दामोदर रेड्डी गारू, टाउन प्रेसिडेंट नगेश साहब, हमारा नूर खान साहब और सब हमारे भाई और बहनों को जो निर्मल से है, अलमाज भाई, सबको, और ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर अब्दुल खलील जांडी भाई, सबको, और काउंसलर रशीद भाई, हमारा शाहिद भाई, कलीम भाई, शकील भाई और रफीक भाई, शाकिर भाई, इधर हमारा चाचा बहुत लोग बैठे, इधर जाफर अहमद साहब हमारा काउंसलर साहब, और सबको मेरा आदाब, जय भीम, नमस्कार, सलाम वालेकुम। अब सबको मालूम है जो मोदी सरकार एससी, एसटी, माइनॉरिटी, बीसी, ये लोगों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे बोल के जो
बीजेपी और मोदी सरकार जो उस संविधान को बदलने के लिए 400 सीट पूछ रहे हैं। आपको क्यों पूछ रहे मालूम है? 400 सीट बोले तो 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, 66% ऑफ लोकसभा सीट्स। सो 2/3 ऑफ मेजर, 2/3 मेजॉरिटी से संविधान को बदलने की साजिश, एक षड्यंत्र, a conspiracy has been formulated. We all to save our Indian democracy with great values. We need to protect our democracy. और प्रजातंत्र का रक्षा के लिए और संविधान का रक्षा के लिए हम सब लोग जो गंगा जमुना तहजीब एक हजारों सालों से हम जी रहे हैं जिंदगी मिलजुल के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, जो हम मिलजुल के गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं इसको, उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक साजिश, एक षड्यंत्र रच रही है। There has been a conspiracy being formulated to destroy our democracy. तो आप सब लोगों से मेरा गुजारिश है, पोलिंग वोट से आपका ताकत बनते। मैं भी तन्वी श्रीनिवास रेड्डी या अजमतुल्लाह साहब हमारा नाम से ताकत नहीं बनते। हम जो अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं, मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसको हम बोल रहे हैं बोधिंचु, टीच, समीकरिंचु, गैदर, पोराड़ी, फाइट। जो जंग करने का तरीका, जो लड़ाई करने का तरीका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको सिखाया, उसको हम फॉलो करना है। इसलिए आपका वोट से आप आपका ताकत दिखाइए। बड़े बड़े डिक्टेटर्स को उखाड़ के फेंक दिए, हिटलर जैसा डिक्टेटर्स को, जो प्रजातंत्र में डिक्टेटर्स को, नियंत्रित को, देयर इज नो प्लेस, दिस इज डेमोक्रेसी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं आप सबसे मेरा गुजारिश है, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आपका वोट से ताकत एक मौका लेंगे। कुछ लोग हमारे कैडर को, अभी 2 लीडर है, 2 लीडर एक प्रेस मीट लगाया कल, वो 2 लीडर बिक गए बीआरएस को, हमने सबके पास पैसा लिया। वो 2 लीडर जो प्रेस मीट कर रहे हैं उसको कोई नहीं पूछ रहे, भाई कार्यकर्ता अंदर शी बोलने नहीं बोला, अभी वो 2 लोग बीजेपी से पैसा लिया। अभी हमारा कैडर को कंफ्यूज करके बीजेपी को जिताना उसका मकसद है। पिछले इलेक्शन में बीआरएस से पैसा लिया, अभी ये इलेक्शन में ये 2 लीडर बीजेपी से पैसा लिया। मैं बोले ना भाई, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट वो खराब कर दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो षड्यंत्र जो बीजेपी रच रही है, जो मोदी सरकार, आप जागरूक रहिए ना, आपके हाथ का निशान होगा। वो बताने से क्या होगा, दिल्ली तक सुनाई देगा वो बी बोल के, वो बताएंगे दिल्ली तक सुनाई देगा। सब लोग तैयार है? जय कांग्रेस, जय इंडिया, जोर से बोला जय इंडिया, जय कांग्रेस, जय भीम, जय कांग्रेस, इस ऑफिस में टीम जो में आज मीटिंग किया गया है, 13 तारीख को अपन सब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना बोल के एक कार्यक्रम में आए। सो कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी जी और माजी डीसीसीबी अध्यक्ष दामोदर रेड्डी जी, नागेश जी और राशिद भाई, एक कार्यक्रम आए। सो कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स, लीडर्स और हमारे बहनों को सबको
पत्रकारों को मेरे को सबको मेरा नमस्कार। आज अपन सोचना चाहिए, कम से कम एक 20 साल हो रहा है या एमपी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी नहीं जीता है अपना पार्लियामेंट में। आज अपना राहुल गांधी साहब जी को वहां प्रधानमंत्री बनाना, यहाँ पर अपना अतरम सुनक्का को सपोर्ट करके पार्लियामेंट के मेंबर बनाना बोल के अपन सब जने कोशिश कर रहे हैं। और 13 तारीख को इलेक्शन है। ये इलेक्शन में हर एक अपना कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और हमारे माइनॉरिटी भैया और सब जने अपन सपोर्ट करके आजादी आके 75 साल में कोई पार्टी ने एक महिला बहन जी को नहीं दिए। आज एक महिला बहन जी को दिए, अपन उनको सपोर्ट करके किसी आदमी ये आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में अपन एक 25 से 30 हजार लीड लाना बोल के आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं। आज अपना मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी 5 महीने में जो 6 गारंटी अपन किए थे, वो 6 गारंटी में एक हमारा महिला बहनों को 2000 छोड़ के आरटीसी फ्री महिला बहनों को, और गैस 1200 जब बीजेपी का सरकार 1200 बनाए तो सिर्फ 500 में अपन आज गैस दे रहे और 200 यूनिट तक करंट फ्री दे रहे। और राजश्री आरोग्यश्री को 10 लाख तक अपन हर गरीब को इंसान को 10 लाख तक फ्री हॉस्पिटल खर्च बढ़ गया। पहले 5 साल 5 लाख था। तो और एक स्कीम आने का है, 2000 हर गरीब बहन जी को घर पे एक बहन जी को हर फैमिली में 2000 रुपए महीने को देना बोल के अब साहब वो भी 1-2 महीने में क्लियर कर देते। और एक इस संविधान को भी बदलाना चाह रहे, ये बीजेपी अगर 400 सीट आए तो इस संविधान को बचाने का अपन सब ये कार्यक्रम हम लेना बोल के SC ST BC माइनॉरिटी लोग का पूरा रिजर्वेशन निकालने के चक्कर में है ये मोदी जी को हटाना, अपना भारत देश को बचाना बोल के मैं बोलते हुए जय कांग्रेस। कांग्रेस के मेरे भाइयों को सबको नमस्कार। आज जो टॉपिक हमें को सेव डेमोक्रेसी के टॉपिक पे जो बात करने में है, आपको सभी लोगों को मालूम है आज इंडिपेंडेंस आने के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी की जमाने से सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख सब बहनों सब लोग लड़के आज इंडिपेंडेंस अपने को हासिल करके कांग्रेस पार्टी को आज 50, 60, 70 साल तक जब रूलिंग आने के बाद किस तरह से अपने सभी SC ST माइनॉरिटी भाई सब लोगों को जो हाउसिंग भी हो तो सभी स्कीम्स को एक को मिले वैसा सब स्कीम्स को सक्सेसफुल करते हुए कार्यक्रम ये सो है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ, गरीबों को पूरों को अच्छा पोजीशन लाना बोल के अच्छे कार्यक्रम लेके आए।